हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी देखने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को देखा था एंड उसका जो वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का जो हमारा कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी को लेके रहने वाला है, इसको हम जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी मैंने जो है वो नोट्स एक डिजिटल फॉर्मेट में पीडीएफ तैयार करके लाया हूँ आपके सामने। मेरे पास इसके नोट्स थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो जो नोट्स थे वो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे प्रिपेयर किए थे और वो बहुत ही रफ तरीके के नोट्स थे, ठीक है। तो अगर मैं उन नोट्स के पिक्चर्स क्लिक करके पीडीएफ बना के आपके सामने लाता तो आपको उनको समझने में थोड़ी मुश्किलात सामना करना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने वो जो कंटेंट उसमें लिखा था उसको मैंने कुछ बोल के और कुछ टाइप करके इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो शुरू करते हैं अपने एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी की इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे एरिस्टोटल के बारे में कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसफर्स थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के और टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जो बुक पॉलिटिक्स थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा था और इसी के अंदर हमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोटल की वो देखने को मिलती है। इस बुक के अंदर उन्होंने एनालाइज किया है जो स्टेट का ओरिजिन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा। एंड एरिस्टोटल के लिए स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है एंड जो स्टेट की फाउंडेशन है वो हमें फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। फैमिली जो है वो एक मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी यूनिट है पूरी सोशल लाइफ का। तो आपको पता ही होगा कि अगर फैमिली होगी देन सोशल लाइफ जो है वो आगे होगी, ठीक है। एंड जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे फैमिली के कंसेप्ट को तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी है ना उसको भी जस्टिफाइड किया है। मतलब कि जो स्लेवरी है वो नेसेसरी है और वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो नहीं एरिस्टोटल, सॉरी, ठीक है। एंड उन्होंने कंसिडर किया है कि जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, वो नेचुरल है और वो नेसेसरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड डायमेंशन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम फैमिली को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एरिस्टोटल ने कहा था कि जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट है। एरिस्टोटल व्यूज फैमिली ओक्यूज as a fundamental building block of the state and society according to him hierarchy of formation। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एरिस्टोटल जो है वो व्यू देखते हैं फैमिली को। फैमिली का जो एक वर्ड है जहाँ से फैमिली शायद ये ग्रीक वर्ड होगा या कोई और वर्ड होगा, ओक्योस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फैमिली होता है एंड एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखते हैं सोसाइटी के लिए और स्टेट के लिए, किसको, फैमिली को, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हायरार्की ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि बहुत सारी फैमिलीज जो है वो मिलके एक विलेज बनाती हैं, बहुत सारी विलेज कंबाइन होके एक पोलिस बनाते हैं। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट बनाते हैं जो कि एक स्मॉल कंट्री के इक्विवेलेंट होता है। एंड दस द स्टेट ओरिजिनेट इन द फैमिली एंड अल्टीमेटली एम टू द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो जो स्टेट है ना मतलब अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्टेट है वो फैमिली से उभर के आई है और उसका एम क्या है कि लोगों का भला हो, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ फैमिली क्या है, फैमिली का पर्पस क्या है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो फैमिली एग्जिस्ट करती है वो हमारी बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो होती है उनको फुलफिल करने के लिए फैमिली होती है, ठीक है। बेसिक नीड कौन सी आ गई, फूड और शेल्टर। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लिनिएज थ्रू रिप्रोडक्शन, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए। एंड एजुकेशन इज मॉरलिटी एंड डिसिप्लिन, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड सर्वाइवल। तो इसके लिए जो है वो फैमिली नेसेसरी होती है कि हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन करें, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं एंड अपना सर्वाइवल ढूंढें, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड के अंदर जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है, 3 तरह के रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं हाउस होल्ड के अंदर। पहला जो रिलेशन होता है वो होता है मास्टर एंड स्लेव का। मास्टर एंड स्लेव के अंदर क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर के अंदर कोई एक बड़ा आदमी है, चाहे वो बुजुर्ग है या चाहे आपको वो पिता है या दादा है, कोई भी है, ठीक है। उनके जो अंडर काम करने वाले लोग होंगे, जो आपके खेतों में काम करते हैं, जो आपके गार्डन में काम करते हैं, वो हो गए स्लेव, और जो आपके दादा या जो आपके पिता हैं वो हो गए मास्टर। तो उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो
एरिस्टोटल उसकी बात करते हैं। मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप हमें एक फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मास्टर कमांड देता है एंड द स्लेव ओबे एंड परफॉर्म द फिजिकल लेबर। तो मास्टर जो है जो कहेगा वही स्लेव को करना पड़ेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अपना फिजिकल काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो मास्टर है ना वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो स्लेव है जो कि फिजिकली बहुत हट्टा कट्टा इंसान है, ठीक है, बॉडी उसकी अच्छी खासी है, वो काम करने में माहिर है, तो उसको वो कमांड्स देगा कि आप ये काम करो, आप लड़ने के लिए जाओ, आप मेरे खेतों में जो है वो कुछ उगाओ। तो इस तरीके की जो है वो कमांड देगा मास्टर किसको, स्लेव को, क्योंकि स्लेव जो है वो फिजिकली पावरफुल है और जो मास्टर है वो दिमागी तौर पे उसके पास नॉलेज है, उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। दैट्स वाई जो है वो सिर्फ कमांड्स दे सकता है, वो फिजिकल काम नहीं कर सकता है। एंड दिस रिलेशनशिप इंश्योर इकोनॉमिक फंक्शनिंग एंड द डेली सर्वाइवल। तो इस रिलेशनशिप से क्या होगा कि एक इकोनॉमिक फंक्शनिंग होगी और डेली सर्वाइवल के लिए फिट रहता है। इकोनॉमिक फंक्शनिंग का मतलब क्या होगा कि इकोनॉमी चलती रहेगी, मतलब पैसा जनरेट होता रहेगा, लोगों के पास खाने के लिए चीजें होती रहेगी। अगर जैसे मान लीजिए अगर स्लेव ही नहीं होता तो मास्टर क्या काम करता, ठीक है, मास्टर काम कर ही नहीं सकता खुद, तो वो ऐसे ही रहता। तो इसके लिए ये नेसेसरी है और ये इंश्योर करता है कि हमारा जो है वो डेली सर्वाइवल इसी से होता है। अगर स्लेव जो मास्टर का कहना मानता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फिजिकल काम करता है, देन वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद जो हमें सेकंड रिलेशनशिप देखने को मिलता है फैमिली के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है हस्बैंड एंड वाइफ का। जो हस्बैंड होते हैं वो मैनेज एक्सटर्नल एंड पब्लिक अफेयर वाइल द वाइफ मैनेज द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक द चाइल्ड रेयरिंग एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें दो तरीके का रिलेशनशिप, दूसरा जो रिलेशनशिप हमें फैमिली के अंदर देखने को मिलता है वो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। ये दोनों हाथ जो है दोनों मिलके जो है वो काम मिलजुल के काम करते हैं। जो हस्बैंड है वो एक्सटर्नल काम देखते हैं, मतलब कि जो बाहर का काम होता है, चाहे वो थोड़ा सा फिजिकली हो, चाहे वो पब्लिक अफेयर्स में हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो मतलब घर से बाहर वाला काम होता है वो हस्बैंड देखते हैं। और जो वाइफ है वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो घर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसकी बच्चे को जो है वो क्या करना, उसकी रेयरिंग करना, मतलब उसको पाल पोसना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे हाउस होल्ड की ड्यूटीज होगी, चाहे उसको घर के अंदर साफ सफाई रखना हो या किसी घर के आए हुए मेहमान की जो है वो मेहमान नवाजी करनी हो, तो वो सारी चीजें जो है वो वाइफ करती है। तो मतलब ये दोनों जो है वो मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों हाथ मिलके बढ़ा रहे हैं काम के अंदर। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप हमें ये भी देखने को मिलता है, कौन सा, हस्बैंड एंड वाइफ का। पहला कौन सा, मास्टर एंड स्लेव का, सेकंड हस्बैंड एंड वाइफ का। फैमिली के अंदर तीसरे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वो हमें देखने को मिलता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है इसको एज ए कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब एज ए दर्जा दिया जाता है किसका, केयर का। यहाँ पे केयर का रिलेशनशिप होगा, एजुकेशन का रिलेशनशिप होगा और अथॉरिटी का रिलेशनशिप होगा। थोड़ा डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट है आपके, जो फादर हैं, उनकी अथॉरिटी है अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो जो आपके पेरेंट कहते हैं वही आपको मानना पड़ता है। दैट मीन्स अथॉरिटी जो है वो आपके पेरेंट की है आपके ऊपर। पेरेंट का फर्ज है, आपके पिता का फर्ज है, आपकी माता का फर्ज है कि वो आपको एजुकेशन प्रदान करें, एजुकेशन जो है वो आपके लिए इंश्योर करें एंड आपको क्यों करें, केयर करें, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है इस रिलेशनशिप के अंदर। पेरेंट हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्टिलिंग वर्चूज एंड डिसिप्लिन। तो पेरेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंदर एक गुडविल, एक वर्चू जो है वो, एक डिसिप्लिन जो है वो आपके अंदर पुट करें, जो आपके अंदर लाने की कोशिश करें, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, आपको जो है वो एक डिसिप्लिन पर्सन बनाएं और आपको जो है वो एक वर्चुअस इंसान बनाएं जिसके अंदर एथिक्स हो, जिसके अंदर रैशनैलिटी हो, जिसके अंदर रीजन हो, जिसके अंदर नॉलेज हो। तो ये इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें अपने पेरेंट्स के पास देखने को मिलती है। तो तीन तरीके का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है हमारी इसके अंदर, फैमिली के अंदर। हाउस होल्ड एज अ मिनी पॉलिटिकल सिस्टम। तो प्लेटो कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि जो हाउस होल्ड है वो मिनी पॉलिटिकल सिस्टम है। कैसे? फॉर एरिस्टोटल द हाउस होल्ड रिफ्लेक्ट लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम। तो हाउस होल्ड जो है वो हमें लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? अगर फैमिली है, फैमिली से क्या बनता है, विलेज बनते हैं और वो सारे विलेज मिलके जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको भी पता होगा कि अगर क्या होगा कि अगर फैमिलीज जो है वो फिर मिलके वो विलेज बनाती हैं, विलेज मिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके पोलिस बनता है जिसको हम सिटी स्टेट बोलते हैं, उसके बाद हमारी एक स्टेट बन जाती है, ठीक है।
तो वो चीज यहाँ पे प्लेटो अरिस्टोटल कह रहे हैं, सॉरी ये मैं बार बार प्लेटो का नाम ले रहा हूँ, तो अरिस्टोटल ये चीज कह रहे हैं। मिनी पॉलिटिकल सिस्टम क्यों कहते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वो कहते हैं कि मोनार्की, क्योंकि जो फादर की अथॉरिटी है ना चिल्ड्रन के ऊपर, वो इसी तरीके से है जैसे किंग की अथॉरिटी होती है अपने जो जनता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें एक मोनार्की जैसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है फैमिली के अंदर, ठीक है। तो मतलब मोनार्की जैसा सिस्टम हमें फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, तो मोनार्की जैसा सिस्टम हमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलता है ना। कहीं देश जो है वहां पे एक राजा है, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है अपने जो जनता है, सिटीजन्स हैं, जिनको हम सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, उनके ऊपर। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है और हमें फैमिली के अंदर भी देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई जो हाउस होल्ड है वो एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम है एरिस्टोटल के लिए। एरिस्टोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मेरिट के हिसाब से, ठीक है, मेरिटोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि द फंक्शनल कॉपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ सिंबलाइजेज एरिस्टोक्रेसी वेयर ईच कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है। तो मतलब जो मैंने मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका मेरिट है, आपके पास एबिलिटी है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फंक्शनल कॉपरेशन है ना, जो हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हस्बैंड जो है वो बाहर का काम देख रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहे हैं, पब्लिक अफेयर्स देख रहे हैं, और जो वाइफ है वो डोमेस्टिक अफेयर्स देख रही है, जिसमें वो चाइल्ड रेयरिंग की बात हो, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, और चाहे जो है वो अपने घर के मेंटेनेंस की बात हो। तो वो हमें एक सिंबलाइज करता है कि हमें यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी देखने को मिलती है कि दोनों जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी जितनी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डेस्पोटिज्म हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है मास्टर के हाथ में, और वो स्लेव के ऊपर जो है वो एक डेस्पोटिक रूल एंजॉय कर रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो अथॉरिटी है ना मास्टर की, मास्टर जो कमांड देगा वही स्लेव को आंखें बंद करके माननी होगी और वही काम उसको करना होगा। तो ये एक डेस्पोटिज्म वाला सिस्टम हमें देखने को मिलता है फैमिली के अंदर, और फैमिली के अंदर भी देखने को मिलता है, और ऐसा हमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई हाउस होल्ड एज अ मिनी पॉलिटिकल सिस्टम है एरिस्टोटल के लिए। दस फैमिली वॉज नॉट अ प्राइवेट यूनिट बट अ माइक्रो cosm of political order where the authority roles and decisions were exercised in line with natural and social function। इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी है, पहला कंसेप्ट हो गया ना उसका फैमिली का, ठीक है। उसके बाद हम जो स्लेवरी का कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्लेवरी के अंदर वो क्या कहते हैं। स्लेवरी को वो एज अ नेचुरल कहते हैं और उसको जस्टिफाइड करते हैं। कैसे? एरिस्टोटल ये आर्गू करते हैं कि जो स्लेवरी है वो नेचुरल है और वो नेसेसरी है। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको ये चीज बताई थी कि एरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्लेवरी है वो नेचुरल है, खुदा के द्वारा बनाई गई स्लेवरी है, ठीक है, और वो नेसेसरी है। क्यों मतलब नेचुरल कैसे है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही स्लेव के लिए लायक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है उतने अंदर, उनके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं है, वो उनके अंदर इतना जो रैशनैलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। दैट्स वाई उनको जो है वो नेचुरल स्लेव कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा, क्योंकि वो जो है वो फिजिकली स्ट्रांग है और उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, ठीक है। और जो कौन सी क्लास है अपनी मास्टर क्लास है, उनके अंदर क्या है कि वो कुदरती उनके अंदर जो एबिलिटी है सोचने की, नॉलेज उनके गेन करने की, उनके अंदर रैशनैलिटी जो है वो नेचर ने खुद उनको दी है। तो दैट्स वाई वो जस्टिफाई करते हैं किसको, नेचुरल स्लेवरी को, कि जो क्योंकि जो नेचर के द्वारा ही ये जो बाय बर्थ ही स्लेव बनने के लायक हैं, ठीक है। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल विद रैशनल कैपेबिलिटीज एंड दोज विदाउट देम। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सम आर नेचुरली सूटेड टू रूल, कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ राज करने के लिए बने हैं, जिनको मास्टर्स कहा है उसने, ठीक है, एंड अदर लैकिंग रैशनल एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि रैशनल थिंकिंग जिनके अंदर नहीं होगी, वो सेल्फ गवर्नेंस के लायक नहीं होंगे, जो कि सिर्फ सूट करेंगे सर्व करने के लिए, मास्टर को सर्व करने के लिए, और वो कौन है, स्लेव हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। अकॉर्डिंग टू हिम स्लेव वॉज अ लिविंग पोजेशन और an animate tool, slavery was not a merely social oppression but a part of nature design। तो लिविंग पोजेशन का मतलब क्या होता है कि पोजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पास है होल्ड करके आपने रखी हुई है। लिविंग मतलब जिंदा, तो मतलब जो स्लेव है ना वो आपके पास एक जिंदा प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड जो स्लेवरी है वो ऑपरेशन से नहीं आई, बल्कि वो नेचर ने खुद डिजाइन की है।
नेचर ने कैसे डिजाइन की है कि नेचर ने कुछ ऐसे व्यक्ति बनाए हैं जो जिनके अंदर जो है वो रैशनल थिंकिंग लैक करती है, जो सेल्फ गवर्नेंस के काबिल नहीं है, जो खुद से अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो उनको पास सिर्फ फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल काम करने के योग्य ही हैं। दैट्स वाई वो एरिस्टोटल उनको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि वो ब्लाइंड ओबीडियंस होगा मास्टर के लिए, कि मास्टर की जो बात होगी चाहे वो गलत होगी सही होगी, चाहे जो स्लेव के लिए हानिकारक होगी या उसके लिए फायदेमंद होगी, सारी चीजों को वो मानेगा बिना उसके क्वेश्चन किए। ठीक है, आंख बंद करके सभी चीजें वो मानेगा। उसके अंदर रैशनल जजमेंट जो होगी वो नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस उसके अंदर नहीं होगी, उससे वो लैक करेगा। कंसिडर्ड प्रॉपर्टी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक फंक्शन, तो जो स्लेवरी है ना, जो स्लेव्स हैं उनको प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरिस्टोटल ने कहा कि वो एक लिविंग पोजेशन है, दैट्स वाई उसको प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर किया जाता है एंड वो एसेंशियल है इकोनॉमिक के लिए और डोमेस्टिक फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर स्लेवरी नहीं होगी, जो स्लेव नहीं होगा, तो आपके इकोनॉमिक फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, पैसा कौन जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे आप समझ पा रहे हो ना कि पैसा कैसे जनरेट होगा, कि एक जो स्लेव है उसको आपने खेत में लगा दिया किसी एक मास्टर ने, तो वहां से क्या होगा कि वो फसल उगाएगा और फसल बेच के क्या होगा पैसे मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी रन होगी। ठीक है, और जो डोमेस्टिक फंक्शंस होंगे, जो घर के काम काज होंगे, चाहे जो घर के अंदर साफ सफाई करना काम हो, चूल्हे का काम करना हो, या कुछ और गार्डन के अंदर काम करना हो, या कुछ और भी काम हो सकते हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल के होते हैं, तो वो सारे परफॉर्म करने के लिए स्लेवरी जो है वो नेसेसरी है। टाइप्स ऑफ स्लेवरी की अगर बात करूं तो एरिस्टोटल ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक नेचुरल स्लेवरी होती है और एक कन्वेंशनल स्लेवरी होती है, जिसको हम लीगल स्लेवरी भी बोलते हैं। तो नेचुरल स्लेवरी को समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रैशनल कैपेसिटी जो है वो लैक करती है, वो सिर्फ नेचुरली फिट होते हैं किसके लिए, सर्विट्यूड के लिए, मतलब उनको सिर्फ सर्व करना है किसको, मास्टर्स को। फॉर देम स्लेवरी जो है वो बेनिफिशियल है, इट प्रोवाइड गाइडेंस, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन एंड देम फ्रॉम स्लेवरी जस्टिफाइड बाय द दिस फॉर्म ऑफ स्लेवरी वाज जस्टिफाइड बाय द एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के लिए स्लेवरी जो है वो ये कहता है कि वो बेनिफिशियल है, क्योंकि एज इट प्रोवाइड गाइडेंस, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन। तो क्या होगा कि ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और हमें जो ऑर्डर्स आते हैं, मतलब कौन, स्लेवरी जो है वो बेनिफिशियल है, और ये क्या करती है, मास्टर को प्रोटेक्शन देती है, और मास्टर के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मानती है। ठीक है, और दूसरी टाइप की जो स्लेवरी है वो कन्वेंशनल स्लेवरी है और लीगल स्लेवरी है, मतलब कि जो इम्पोज्ड बाय लॉ और कॉन्क्वेस्ट सच एज प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये एक ऐसे तरीके की स्लेवरी है जैसे जैसे एक राजा है, उसने क्या किया कि किसी दूसरे देश के ऊपर जो है वो जंग छेड़ दी एंड वहां पे वो जीत गया, और वहां पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे या जो लोग हैं वहां के, उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पे अपने किंगडम में लाया और यहाँ पे आके उनको प्रिजनर बना दिया। तो वो एक कन्वेंशनल स्लेवरी हो गई, या एक लीगल तरीके की स्लेवरी हो गई, कि आप क्या कर रहे हो कि फोर्सफुली किसी को घर ला रहे हो, या आप क्या कर रहे हो कि किसी की प्रॉपर्टी हथिया के उसकी सेना जो है वो उसकी सेना को अपनी जो है वो टेरिटरी में लेके आ रहे हो एंड उसको अपने प्रिजनर बना रहे हो, जेल में डाल रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीके की कन्वेंशनल स्लेवरी हो गई। नॉट ऑल कैप्टिव और नेचुरल स्लेव एंड दस एरिस्टोटल क्वेश्चन दिस प्रैक्टिस। तो जो कहता है कि जो नेचुरल स्लेव हैं, मतलब जो लीगल स्लेव्स हैं, जो लीगल स्लेवरी है, ये नेसेसरी नहीं है कि उनके अंदर जो है वो कुदरती उनको स्लेव बनने के योग्य बनाया हो नेचर ने। समझ पा रहे हो ना, कि जो आपने कॉन्क्विस्ट करके स्लेवरी को इकट्ठा किया है अपने पास, जो लोग आपने बंधुआ बनाए हैं अपने जेलों के अंदर, वो नेसेसरी नहीं है कि वो स्लेव बनने के योग्य हो। क्या पता उनके अंदर जो है वो एक राजा जैसी चीजें हमें उसके अंदर देखने को मिले, उसके अंदर रैशनैलिटी देखने को मिले, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो हाई देखने को मिले। तो इस चीज के ऊपर वो क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके की स्लेवरी जो है वो मैं जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, और जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी नेसेसिटी। तो स्लेवरी की नेसेसिटी हमें क्यों है? तो पहला इकोनॉमिक रोल आ गया, दूसरा सोशल स्टेबिलिटी, और दूसरा म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो इकोनॉमिक रोल की अगर मैं बात करूं तो वो परफॉर्म करेगा फिजिकल लेबर को, फ्री सिटीजन टू डिवोट देमसेल्फ टू पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड इंटेलेक्चुअल
परसुइट्स, तो मतलब जो फ्री सिटीजन टू डिवोट, जो मतलब जो परफॉर्म करेगा कौन, फिजिकल लेबर जो है वो परफॉर्म की जाएगी स्लेव के द्वारा, एंड जो मास्टर होगा ना वो फ्री होगा किसके लिए, कि वो पॉलिटिक्स कर सकता है, अपनी फिलॉसफी में ध्यान रख सकता है और अपने इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है उसको परस्यूट कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। तो वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो अपने जो नॉलेज के लेवल पे ऊपर काम होंगे वो काम वो करेगा, ठीक है। और सोशल स्टेबिलिटी की बात करें तो बिना स्लेवरी के एरिस्टोटल ये आर्ग्यू करते हैं कि सोशल जो सोसाइटी है वो फेल कर जाएगी, फॉल इनटू अ डिसऑर्डर सिंस मास्टर वुड बी फोर्स टू मेनियल वर्क। तो क्या होगा कि डिसऑर्डर आ जाएगा सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो मास्टर होगा वो उसको काम करना पड़ेगा, जो कि स्लेवरी करती थी, अब वो मास्टर को काम करना पड़ेगा, और मास्टर जो है वो अब वो जो उसका मेन काम करना चाहिए था, जो नॉलेज के बेस के ऊपर था, जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बेस के ऊपर था, वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मीनियल वर्क करना पड़ रहा है जो कि स्लेवरी करती थी। उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो मास्टर प्रोवाइड अ रैशनल डायरेक्शन, द स्लेव बेनिफिट फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। तो क्या होगा कि जो मास्टर है ना उनको रैशनल डायरेक्शन प्रदान करता है, एंड जो स्लेव्स हैं उनको उसके बदले में क्या मिलता है कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है और वो उनके लिए सर्वाइवल बन जाता है, कौन, मास्टर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि जो मास्टर है वो उनको डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा ऐसा काम करो, और उसके बदले में स्लेव को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है और सर्वाइवल मिलता है कि वो जिंदा रह सकता है। एथिकल लिमिट्स ऑन स्लेवरी, एथिकल लिमिट्स क्या है स्लेवरी के ऊपर। एरिस्टोटल इम्पोज सर्टेन मॉरल कंडीशंस, एरिस्टोटल ने कुछ ऐसी कंडीशन जो है वो इम्पोज की हैं किसके ऊपर, स्लेवरी के ऊपर, कि मास्टर जो है वो उनको ह्यूमनली ट्रेड करेगा, उनके साथ हार्श जो है वो नहीं रहेगा, ना ही उनके साथ रूडली व्यवहार करेगा, और ना ही उनके साथ जो है वो क्रूएलिटी करेगा, ठीक है। क्रूएलिटी क्या बोलते हैं इसको, क्रूएलिटी नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उनके साथ अत्याचार नहीं करेगा। तो मास्टर को ये करना है कि उनके साथ ह्यूमनली ट्रीटमेंट करना है। इफ स्लेव डेवलप रैशनल कैपेसिटी अंडर ए मास्टर गाइडेंस ही शुड फ्रीड, बिकॉज वंस कैपेबल ऑफ अ रीजन नो मैन कैन नो लॉन्गर रिमेन अ स्लेव बाय नेचर। तो यहाँ पे ये एरिस्टोटल ये कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मास्टर को क्या करना है कि अगर स्लेव जो है वो रैशनल कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर लेता है, कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आ जाती है, तो मास्टर की गाइडेंस के अंदर, तो उसको मास्टर क्या करना, मास्टर को उसे क्या करना चाहिए, उसे फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल हो गया है अपनी रैशनल थिंकिंग को लेके, उसके अंदर रीजन आ गया है, उसके अंदर एथिक्स आ गए हैं, वो सही गलत में फर्क पहचान सकता है, अब वो स्लेव रहने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो उसको अभी क्या करना होगा, मास्टर को उसे रिहा करना होगा। तो ये चीज उसने कही है कि अगर वो रैशनल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर लेता है अंडर मास्टर के गाइडेंस, ठीक है, तो देन उसको मास्टर को क्या करना होगा, स्लेव को छोड़ना होगा। एंड उसके बाद क्रिटिकल एवेल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली हाईलाइटेड द फैमिली एज ए फाउंडेशनल ऑफ द स्टेट। तो आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो फैमिली है वो फाउंडेशन है स्टेट के लिए। एंड हिज एनालिसिस ऑफ फैमिली रिलेशंस फोरशैडोड सोशियोलॉजी। तो ये जो एनालिसिस है ना उनका फैमिली रिलेशन को लेके, तो ये भी हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है। उसके बाद लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो ही जस्टिफिकेशन ऑफ जो स्लेवरी है इज नॉट कंसिडर्ड अनसाइंटिफिक, इज नाउ कंसिडर्ड अनसाइंटिफिक, अनजस्ट एंड इमोरल। जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी ना कि स्लेवरी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि स्लेवरी होगी तभी जो है वो मास्टर अपने काम को परफॉर्म कर पाएगा। तो इस चीज को उन्होंने अनसाइंटिफिक कहा, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने जो स्लेवरी है उसके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की, उन्होंने उन चीज को कंसिडर नहीं किया जो कि आज की सोसाइटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसकी जो राइट्स हैं एक व्यक्ति की उसको कंसिडर नहीं किया, दैट्स वाई ये इमोरल है और अनजस्ट है, ठीक है। उसका जो पैट्रियार्कल आउटलुक है, रिड्यूस द रोल ऑफ वुमेन इन द डोमेस्टिक अफेयर। तो ये जो पैट्रियार्कल आउटलुक है ना, जिसमें पैट्रियार्की का क्या मतलब होता है कि जहां पे जो है वो मेल है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वुमेन का रोल है ना उसको सिर्फ उन्होंने डोमेस्टिक अफेयर के अंदर ही रिड्यूस करके रखा है। उसने ये नहीं कहा कि जो वुमेन्स होंगी वो पब्लिक ऑफिस को एंजॉय कर सकती हैं, जैसा कि
प्लेटो ने कहा था वैसा एरिस्टोटल ने नहीं कहा। हिस्टोरिकल लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो जो उनका फैमिली का जो कंसेप्ट है, स्लेवरी का कंसेप्ट है, वो सिर्फ उसी जो ग्रीक सोसाइटी थी ना वहीं पे लिमिटेड हमें देखने को मिलता है, एंड वेयर जो स्लेवरी जो है वो वहां पे कॉमन हुआ करती थी। तो ये भी चीज हमें आज की सोसाइटी के अंदर नहीं देखने को मिलती है और तभी उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेके। आज के टाइम पे इनकी रेलेवेंस क्या है कि जो स्लेवरी है वो यूनिवर्सली कंडेम्ड है, इसको हम नहीं प्रैक्टिस करते हैं। बट एरिस्टोटल का जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैमिली जो है वो एज अ कोर यूनिट ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू हैड और होल्ड रेलेवेंस। जो उसका जो कंसेप्ट था ना कि जो स्लेवरी है, मेरा जो फैमिली है वो कोर यूनिट है हमारी सोसाइटी के लिए, तो आज भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। कंक्लूजन के साथ अपना जो है क्वेश्चन एंड करेंगे। एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है वो शो करती है कि किस तरीके से स्टेट जो है वो इवॉल्व हुई है नेचुरली फैमिली से, ठीक है, विच रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मोरालिटी, अथॉरिटी एंड कॉपरेशन। तो जहां पे जो फैमिली है उसको एज ए कंसिडर किया जाता है कि एक ऐसा पहला स्कूल है जहां पे हमें मोरालिटी सिखाई जाती है, जहां पे हमें अथॉरिटी सिखाई जाती है और जहां पे हमें कॉपरेशन सिखाई जाती है। While his appreciation of family as a microcosm of political order is valuable, his justification of slavery remain one of the weakest and the most criticized aspect of his thought। तो मतलब जो उन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो क्या है वो सोशल एक कोर यूनिट है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर का या स्टेट का, एंड जो उनकी जस्टिफिकेशन थी स्लेवरी को लेके वो एक वीकेस्ट एंड क्रिटिसाइज एस्पेक्ट रहता है पूरे उनके जो थॉट था स्लेवरी को लेके, ठीक है। एंड येट हिज आइडिया रिमेन अ सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसके बावजूद भी हमें उनका जो आइडिया है ना, जो कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी है, वो हमें एक सेंट्रल देखने को मिलता है। किसके लिए? जब हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन पॉलिटिकल थॉट की, तो जो पॉलिटिकल थॉट है उसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन को समझने के लिए जो उनका आइडिया है वो एक सेंट्रल पोजीशन प्ले करता है। तो पॉलिटिकल थॉट क्या कि जो स्टेट है, ठीक है, उसको समझने की अगर हम बात करते हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनके डेवलपमेंट के लिए भी जो उनका कंसेप्ट है वो एक नेसेसरी हो जाता है और वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।